तो चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं आज, ठीक है। अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जो चैप्टर आपका हम शुरू कर रहे हैं वो है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। हम लोग किस पे आ रहे हैं अब? अगला चैप्टर तुम्हारे पास आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ये आपके पास चैप्टर रहा, ठीक। अब यार देखो इसमें पढ़ना क्या क्या है, फिलहाल अभी उसकी बात कर लेते हैं, तो फिर जाके हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसमें कि यार क्या पढ़ना है, क्या हटा है इसमें से, क्या नहीं हटा है वो देख लेंगे, ठीक है। जो हटा हुआ है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल पहले टॉपिक पूरे करते हैं, ठीक। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो हमारे पास एक चीज़ हट गई है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हट गया है, ठीक है। वो देख लेंगे बाद में, फिलहाल हम यहाँ पे डील करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है डियर। देखो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम इसमें आ रहा है, अगर उसकी बात करूँ तो एक जनरल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और एक मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, ठीक। यार अगर तुमसे कहा जाए कि इसको सॉल्व करो तो आप बड़े आराम से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखोगे, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखोगे, जीरोज मिल गए। लेकिन जब इस वाले को सॉल्व करने की बात आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 लिखोगे, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 लिखोगे, ठीक है। और इसको +-2 लिख के मत आना, है ना। तो ये आपका अगर इसको लिखा जाए तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है √4 इंटू √-1, ठीक। अब भाई इसका तो रूट निकल जाता है, ठीक है, +-2, लेकिन इस √-1 के लिए हमारे पास कोई आंसर नहीं है अभी, ठीक है। इसके लिए यहाँ से मैथमेटिक्स की नई ब्रांच का शुरुआत हुआ जिसको हमने क्या नाम दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड दिस √-1, इस √-1 को हमने बोला इमेजिनरी नंबर। क्या बोला इसको? इमेजिनरी नंबर बोला, ठीक है। और नाम दिया गया क्या इसको, आयोटा, ठीक। तो इस तरह से जो इसका वैल्यू आया वो +-2i लिखा गया, ये आया आई फॉर आयोटा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, √-1 होती है, ठीक है। और यहाँ से आई इन्वॉल्व होने के बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स शुरू हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू हुआ, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे से दिखाते हैं z से, ठीक है। किस दिखाते भैया इसको, z से। तो एक लाइन लिखते हैं छोटी सी, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where a and b are real numbers is defined to be a complex number। क्या बोलोगे इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल ले लो 2 + 4i, ठीक है, यानी कि -i ले लो, चलो, है ना। इसके अलावा आपके पास आ गया -7/2 + 2i, कुछ भी लो, ऐसा कुछ नहीं। a + bi की फॉर्म का जो भी नंबर आपके पास है, ib की फॉर्म का जो भी नंबर है, उसको हमने क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम z से, यानी कि इसको लिखा जाएगा z इक्वल टू कितना, a + ib, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का हिसाब किताब। जो ए और बी हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, ठीक है। इतना याद रहेगा। इसी में पहली जो चीज़ आपके पास आती है वो आती है, जो ए है इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि जेड का जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका केवल रियल पार्ट जेड है, इसको दिखाते हैं ऐसे REZ, इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और जो बी आपका है उसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं इसको, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको दिखाते हैं ऐसे IMZ से, ठीक हो गया। दो चीज़ें हमारे पास ये आ गई कि ए और बी का नाम क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कौन हो गया आपका, बी, ठीक हो गया। दो चीज़ें हमारे पास ये आ गई, और इसके बाद जाके हम आगे डील करेंगे। तो क्या आएगा इसमें, अब इसमें छोटा सा फिर से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा बोले तो जिसमें सम
एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्या आएगा, पहला तो आपका आ जाएगा एडिशन। इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे, सीधे काम करेंगे। एडिशन के लिए क्या बात करोगे, अगर मान लिया Z1 तुम्हारे पास a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 तुम्हारे पास कितना, चलो A1 प्लस आई B1 ले लेते हैं, आई B1 तुम्हारे पास दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और अपन को Z1 प्लस Z2 निकालना है। तो नियम क्या होता है, नियम सिंपल सा होता है, रियल पार्ट वाले के साथ ऐड होगा, इमेजरी पार्ट वाले के साथ ऐड होगा। तो देखो क्या आएगा, a प्लस A1, जाहिर है a वाला A1 के पास ऐड हो गया, i कॉमन लेकर कितना आ गया, b प्लस B1। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो क्या आया, समथिंग प्लस i इंटू समथिंग, यानी कि क्या मिला आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे रियल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, दो रियल नंबर्स को ऐड करने पर रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। इंटीजर्स फॉलो करते हैं, इंटीजर्स को ऐड करने पर इंटीजर मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने पर भी क्या मिलता है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, सब्ट्रैक्ट करने पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा आपका, माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, है ना, और मिलना तुम्हें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसका हो गया एडिशन। सेम मेथड में क्या होता है, इसका सब्ट्रैक्शन होता है। कैसे, Z1 माइनस Z2 कैसे आ जाएगा फिर ये, A1 माइनस A माइनस A1 फिर प्लस कितना आपका i के साथ B माइनस B1, ये हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऐसे सिंपल, रियल पार्ट वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया इतना। उसके बाद अगली चीज़ तुम्हारे पास इसमें आती है चलो क्लोजर लो तो हमने पढ़ लिया, अगला तुम्हारे पास रहेगा इसी का एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब भाई कम्यूटेटिव लॉ सिंपल सा, कि अगर आपके पास Z1 एंड Z2 आर क्या हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो देयरफॉर Z1 प्लस Z2 आपका Z2 प्लस Z1 के इक्वल रहेगा। और ऑब्वियस ही बात है, रहेगा भी। अगर Z1 इक्वल टू आप A प्लस आई बी मान लेते हो, Z2 इक्वल टू C प्लस आई डी मान लेते हो, तो Z1 प्लस Z2 कितना मिल जाएगा तुम्हें, रियल पार्ट ऐड करो, A प्लस C प्लस कितना आपका I के साथ B प्लस D। अगर मैं Z2 प्लस Z1 करूँ तो C प्लस A और I के साथ कितना आपका D प्लस B। और हमने ये पढ़ा हुआ है भैया बचपन से कि रियल नंबर आपके एसोसिएटिव होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, तो इस C प्लस A को मैं A प्लस C लिख सकता हूँ, इस I प्लस में B प्लस D लिख सकता हूँ। तो देखो ये दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ से Z1 प्लस Z2 इक्वल टू कितना आ गया, Z2 प्लस Z1 आ गया। ठीक है, हाँ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z1 नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। ओके, एडिशन के लिए बात कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे चलेगी हमारे। अगला आपके पास आ जाएगा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ तुम्हारा होता है सिंपल सा, अगर Z1 Z2 Z3 क्या है, आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस कितना आपका Z3। सिंपल सा हो गया कि Z1 Z2 Z3 को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, आपको हमेशा सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ठीक हो गया, सिंपल सा लॉ था। इसके बाद तुम्हारे पास इसी में आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान मतलब क्या होता है। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐड करने पर पहचान नहीं खोनी चाहिए। कहने का मतलब जो ज़ीरो है, 0 प्लस I0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर Z इक्वल टू A प्लस IB। जाहिर है, देखो क्या होगा, दैट इज Z प्लस 0 इक्वल टू कितना आपका Z। गहरा 0 दिख रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि 0 प्लस 0 आई है। अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो ये तो खैर आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। A प्लस IB प्लस 0 प्लस I0 इक्वल टू देखो कितना मिलता है, A प्लस 0 0, B प्लस 0 0 आपका, तो कितना मिलेगा, A प्लस IB ही मिलेगा, यानी कि आपके पास Z मिला।
ठीक है, तो ये जो 0 + i0 है क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये क्या होता है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही हल्का, बहुत हल्का, ठीक है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो -z है इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। मतलब क्या हुआ कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर तुम उसका इन्वर्स ऐड कर दो तो आपको उसकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, जो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स के लिए क्या मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। देख लो z इक्वल टू, अगर आपका a + ib कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -z क्या होगा, -a - ib होगा, ठीक है। और अगर मैं z + -z निकालता हूँ तो a + ib -a - ib, ये गया इससे, ये गया इससे, कितना आ गया, 0 कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये में जो -z है क्या कहलाएगा, इसका इन्वर्स कहलाएगा। ये हमारे पास अगला हिसाब किताब आया एडिशन के लिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास आई, ठीक है। सेम हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करेंगे इसके बाद। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारे पास आया, इसको भी डील कर लेते हैं कि है क्या, ठीक है, समझ लेते हैं। बहुत ईजी है मल्टीप्लिकेशन, अगर टोटका समझ जाओगे तो वैसे, और वैसे समझ जाओगे तो वैसे भी चलेगा। मान लिया z1 तुम्हारे पास a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z2 तुम्हारे पास c + id एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अपन को निकालना है z1 z2, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आपने क्या किया, इंटू करना है a + ib, ओके, एक चीज़ रह गई इसमें, c + id, ठीक हो गया। तो करें मल्टीप्लाई इसको, ठीक है, जो चीज़ रह गई उसको इसी में डील कर लेंगे अभी बगल में, ऐसा कुछ नहीं है। a से किसको मल्टीप्लाई करना है, c + id को मल्टीप्लाई करना है, प्लस ib को किससे मल्टीप्लाई करना है, c + id को। जैसे करते आए हैं वैसे ही चलेगा। तो z1 z2 कैसे डिफाइन होगा, ac + aid प्लस, ठीक है, icb + i² bd, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से z1 z2 कितना मिल जाएगा आपको, ac प्लस, यहाँ से i कॉमन ले लो, i के साथ कितना आएगा, ad + cb, और i² की वैल्यू देखो कैसे होती है, कैसे निकालते हैं, अभी इसको अलग से मैं बना दूंगा। i² का मतलब होता है, जो आपको i पता है वो कितना पता है, √-1। तो i² कितना होगा, i × i, मतलब √-1 × √-1, यानी कि कितना आया, √(-1) का स्क्वायर। तो कितना आएगा वैल्यू इसका, -1, ठीक है। वही हुआ, रूट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, पेयर चाहिए, पेयर मिल गया -1 का, तो -1 बाहर आया, तो इसका वैल्यू कितना होगा, -1, तो क्या आएगा, -bd। तो z1 z2 आपको मिल जाएगा ac - bd प्लस कितना, i आपका ad + cb। ये ऐसे मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो इसमें हुआ क्या, देखो बहुत सिंपल सा था। अभी इसको मल्टीप्लाई में जहाँ पे दोबारा सिखाएंगे वहाँ पे डील करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, और इस चीज़ और जो इसमें रह गई उसको यहाँ पे डील कर लेते हैं, ठीक। ये तो हमारे पास ऐसा आया मल्टीप्लाई, ठीक। अब अभी यहाँ पे जो i है हमने लिखा कितना, √(-1), ठीक है। अगर मैं i² की बात करूँ तो हमने कितना लिखना है इसको, √(-1) × √(-1), यानी कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऐसा आ गया। और तीसरा अगर मैं i³ निकालूं, i³ कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप i² × i। i² कितना लिखा था अभी, -1 के साथ i, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -i। और i⁴ कितना आ गया तुम्हारे पास, i² × i², यानी कितना, -1 × -1, कितना हो गया आपका, 1। ये हो गया हमारे पास। तो इससे मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, कि जो i² है वो कितना होता है, -1, i³ कितना होता है, -i, और i⁴ कितना होता है, +1। ये एक कीमती संबंध मेरे पास आया, ठीक है, बहुत ही कीमती, ये काम आएगा। और इसी में अगर देखो क्या होगा, i⁵ निकालूंगा तो अब क्या होगा, देखो एक जनरल फॉर्म लेकर चलते हैं। i⁵ क्या होगा आपका, i⁴ × i, फिर से वही चलेगा, देखो i⁴ 1 i मिलेगा, ठीक हो गया, ये पहला वाला मिलेगा आपको। फिर i⁵ में i² मिलेगा। तो हो क्या रहा है, देखो जो i⁴ के मल्टीपल होंगे वो कितना हो जाएंगे, 1।
देखो अगर मैं आई की पावर 8 निकालता हूँ, आई की पावर 8 निकालता हूँ तो आई की पावर 8 कितना हो जाएगा, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, दोनों कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ से जनरली अगर मैं लूँ, एक जनरल सिंप्लीफिकेशन करें इसका, तो आई की पावर 4n, 4 के मल्टीपल जो भी होंगे उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। और रिमाइंडर जितना बचेगा 4n प्लस 1, आई की पावर 4n प्लस 1। किसी नंबर को 4 से डिवाइड करने में 1 रिमाइंडर बच सकता है, आपको पता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई होगी। ठीक हो गया, दूसरा मेरे काम का आ गया। अगर आई की पावर आपके पास है 4n प्लस 2, कितना आ जाएगा, आई की पावर 4n 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना होता है -1। रिमाइंडर अगर 2 बच रहा है 4 से डिवाइड करने पर कितना वैल्यू आएगा उसका, -1। और ऐसे ही आपका यहाँ लिख लेते हैं आई की पावर 4n प्लस 3, रिमाइंडर 3 बचने पर कितना आएगा, आई क्यूब आएगा, आई क्यूब कितना होगा, -i। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, इतना आपके लिए बहुत काम का है। आपने किसी भी आई की मल्टीपल पावर्स को, चाहे पावर कितनी भी हो, 100 हो, 1000 हो, 225 हो, कुछ भी हो, आपने 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करने में मालूम है कि आपको रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। 0 बचेगा तो वैल्यू कितनी होगी, 1। 1 रिमाइंडर बचेगा तो वैल्यू कितनी होगी, आई। 2 रिमाइंडर पे वैल्यू -1, और 3 रिमाइंडर वैल्यू कितनी, -i। ये इसके छोटे मोटे फंडे हो गए, मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आता था हमारे पास, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे साथ में अपने। ठीक है, ये काम की चीज़ हमारे पास हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं, मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था वहाँ पे, तो अब उसी मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल हमारे पास चलेंगे, जिसको पहला नाम दिया गया कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। फिर से वही, मतलब अगर आपके पास Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो Z1 Z2 इज ऑल्सो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सिंपल, ये है क्लोजर लॉ आपका, कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, इजी सा हो गया है ना, क्लोजर लॉ इसी को बोल दिया हमने फिर। ठीक, उसके बाद दूसरा तुम्हारे पास आएगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसमें आप सीधे लिखेंगे यार, फटाफट, ज़्यादा काम नहीं करते हैं इसमें। तो इसमें आपका आता है फॉर Z1 एंड Z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, तो Z1 Z2 आपका Z2 Z1 के इक्वल आता है। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता है। ठीक है, एसोसिएट लॉ भी लिख लेते हैं। तो ये क्या होता है, बड़ा आसान सा, अगर तुम्हारे पास Z1 Z2 Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसके लिए कहानी ये होती है, सिंपल सा है ये भी, Z1 Z2 Z3 किसी भी ऑर्डर में इंटू करो, Z1 के साथ Z2 Z3 आपका सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हो गया। इसके बाद इसमें आएगा तुम्हारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोले तो 1 होता है इसमें। ठीक है, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, ठीक है, 1 प्लस 0i इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। इनवर्स नहीं, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ Z, मतलब क्या हुआ, अगर Z तुम्हारे पास a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसको Z इंटू 1 कर रहे हो। ठीक है, यानी कि a प्लस आई बी इंटू 1 प्लस 0i, आपको यही मिलेगा, a प्लस आई बी। वही पहचान नहीं खो रही है, फिर से जो चीज़ आपके पास चल रही थी वही चीज़ मिल रही है। क्लियर, तो ये आपके पास 1 क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, इसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब इनवर्स मतलब वही हुआ
कि आपको किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसके लिए क्या मिले, आपको आइडेंटिटी मिल जाए। फॉर z 1/z इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। अब इसको निकालें कैसे, देखो ध्यान से सुनना। अगर 1/z के लिए बात की जाए, z इक्वल टू आपका a+ib है, तो 1/z कितना होगा, 1/a+ib। ध्यान रखना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब a+ib की फॉर्म पे नहीं है, लाना पड़ेगा उसको। कैसे लाओगे, 1/z निकालने के लिए आपने इसको रेशनलाइज करना है, a-ib/a-ib कितना मिलेगा, a-ib ये आया a+b क्या हो जाएगा, a² - b² i² b², ठीक है। अभी भी हमने पढ़ा है i² कितना होता है -1, तो कितना मिल जाएगा, a-ib/a² + b², ये मिलेगा। तो यहाँ से आपको जो चीज़ मिलेगी 1/z जो मिल जाएगा वो बाँट दो, कितना मिल जाएगा, a/a² + b², फिर ये आपका आ जाएगा प्लस i के साथ -b/a² + b²। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालने का सीधे फुल फ्लैश फार्मूला हो गया, सीधा सीधा फार्मूला। 1/z करना है तो आप a/a² + b², फिर प्लस i के साथ -b/a² + b² लिख दोगे तो वो उसका क्या होगा, इन्वर्स होगा, ठीक है डियर, याद रहेगा इतना। बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसको बेसिकली z इन्वर्स से भी दिखाते हैं, 1/z कहो या z इन्वर्स कहो एक ही बात है, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया अगला। और बाकी इसके बाद आती है छोटी सी, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है, उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी बट देख लेते हैं, अभी तक हमने किया भी हुई है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत सिंपल सा है, मैं सीधे इसका लॉ लिखता हूँ। यह है तुम्हारे पास, अगर z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 z2 तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z3 तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या आएगा, z1 कर दो इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट, z1 z2 + z1 z3, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास ये है ऐसा z1 + z2 × z3 है, तो इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या लिखेंगे, z1 z3 + z2 z3। कोई बड़ा इशू इसमें नहीं है, कैसे भी करो डिस्ट्रीब्यूट, तुम्हारी इच्छा है वो, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आती है। फिर तुम्हारे पास इसमें एक छोटी सी और आती है, हालांकि स्क्वायर रूट भी था इसमें, वो हट गया है फिलहाल। तो हम यहाँ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो अगर z तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, mod z is denoted as the modulus of a complex number, ठीक है। ये अब आया, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एंड डिफाइंड एज ऐसा होता है डियर, mod z इक्वल टू आपका होता है √ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, अगर z तुम्हारे पास a+ib कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। z तुम्हारे पास क्या आया, a+ib अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस √ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट ऑफ स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमारे पास रहा मॉडुलस ऑफ z। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ इसमें और रहेगी, आपका रहेगा इसमें कंजुगेट ऑफ अ z, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये भी आसान चीज़ है, इफ z इक्वल टू a+ib इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन z बार, ठीक है, z बार इक्वल टू a-ib, मतलब i का साइन चेंज कर दो, इज कॉल्ड द कंजुगेट ऑफ z, कंजुगेट ऑफ z, इसको हम कंजुगेट ऑफ z बोल देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आई इसकी छोटी मोटी थ्योरी, जहाँ पे जो चीज़ें आती रहेंगी हम उसको डील करते रहेंगे उसके बाद, ठीक। एक छोटा सा इसमें संबंध और होता है, अगर आप z बार निकालोगे ना, z बार, z क्या था, a+ib, z बार क्या होता है
ए माइनस आई बी, हमेशा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, देखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था आपके पास, मॉड जेड था ना, ये था, तो मॉड जेड स्क्वायर क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, है ना। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आया है, जिनको अच्छे लिख लेते हैं, जेड बार इक्वल टू क्या आपका मॉड जेड का स्क्वायर। ये आपके बहुत काम आएगा बाद में भी। ठीक है, इतने तो आपके पास हो गए इसके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पहली एक्सरसाइज करने के लिए। और हम इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आप करोगे तो बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिंप्लीफाई करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखना है, यानी कि a प्लस आई बी की फॉर्म पे लिखना है। आपके पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 5i इंटू माइनस 3/5i। बहुत हल्का सा, बहुत ही हल्का। सॉल्व कैसे करोगे, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 5i इंटू -3/5i, 5 से 5 चलते बना। ठीक है, तो ये कितना आएगा, -3i स्क्वायर आएगा। -3i स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये जाएगा -3 इंटू -1 कितना आ गया आपका 3 प्लस कितना आई 0i। ये हमारे पास a प्लस आई बी की फॉर्म पे आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास है i टू दी पावर 9 प्लस i टू दी पावर कितना आपका 19, यही है। तो पहले हमने कहा था कि इसको 4 के मल्टीपल की फॉर्म पे लिखो, ये होता है आपका कितना होता है i टू दी पावर 4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस i टू दी पावर 4 इंटू 4 प्लस कितना आपका 3। तो मैं बताया था कि रिमाइंडर 1 बचेगा, वैल्यू कितनी होगी i, खाली i, रिमाइंडर 3 बचेगा, इसका मतलब क्या हुआ i क्यूब, क्योंकि i की पावर 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। i तो i रहा, i क्यूब कितना होता है -i, कट गया, कितना आ गया 0 प्लस 0i। चलो दूसरा पार्ट भी आ गया हमारे पास। तीसरा है तुम्हारे पास इसमें थर्ड क्वेश्चन है i टू दी पावर -39। ठीक है, अगर i टू दी पावर -39 है तो इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो 1/i टू दी पावर 39। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/i की पावर 4 इंटू 9 या 4 9 36 प्लस कितना आपका 3, कितना आ गया 1/4 का मल्टीपल आ गया, ये इसका कितना हो जाएगा 1। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो i की पावर 4 की होल पावर 9 इंटू आई की पावर 3। अब तो आ गया होगा, है ना, डिवीज़न मल्टीप्लाई करने में पावर्स प्लस हो जाती हैं, बात तो एक ही आई। तो ये आया 1/i की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 9 1 ही हुआ। आई क्यूब कितना होता है -i होता है। 1/-i क्या लिखें, ये i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा ऊपर i, नीचे कितना मिलेगा -i स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो कितना मिल जाएगा i/-1 इंटू -1, ये तो माइनस है ही है, एक और माइनस, कितनी वैल्यू आई i। ठीक है, तो आप i की पावर -39 क्या लिख सकते हैं 0 प्लस i, ये हो गया। ठीक है, अगला है तुम्हारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, आसान सा, 3 इंटू 7 प्लस 7i प्लस i इंटू 7 प्लस 7i। बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करना है, 3 7 21 प्लस 21i प्लस यह है 7i प्लस 7i स्क्वायर, कितना आ जाएगा 21 प्लस 7i कितना हो जाएगा 28i। ठीक है, आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। 21 - 7 कितना हो जाएगा 14 प्लस कितना आई 28i, ये आपका आंसर हो गया। देखो कितने आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही हल्के क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ तुम्हारे पास है 1 - i, ओके, -1 प्लस कितना आई 6i, तो ये कितना हो जाएगा 1 - i, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 माइनस कितना आई 6i। आंसर बोले हैं 1 + 1 2 -i -6i कितना हो जाएगा -7i, ये आंसर हो गया। ठीक है, और कुछ एक और करते हैं इसके, तो बाकी आप लोग बनाओगे, ट्राई करोगे, बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं है। ठीक है, कुछ और करते हैं इसका, मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 कर देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे ऊपर के, ट्राई करेंगे, है ना। 1 - i होल पावर 4 है। अब इसे कैसे कर सकते हो, ऐसे 1 - i का होल स्क्वायर इंटू 1 - i का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये a - b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये भी कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यार i स्क्वायर कितना होता है -1 माइनस कितना i 2i, और ये कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, i स्क्वायर फिर -1 हो गया, और ये कितना हो गया -2i हो गया। 1 से 1 यहाँ चल दिया। ठीक है, -2i इंटू -2i 4i स्क्वायर, कितना होता है i स्क्वायर -1, तो कितना आएगा आंसर -4।
बहुत इजी है, बहुत ही इजी। ठीक है, इसको आप लोग बनाएंगे। इसके बाद हम एक और करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला, उसके बाद बाकी से क्वेश्चन हम लोग ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, अपन को z इक्वल टू 4 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। बताओ z इन्वर्स क्या था फॉर्मूला, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ i, यही था अभी लिखा था। तो z इन्वर्स कितना आ जाएगा, a बोले तो ये रहा 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस कितना -3 का स्क्वायर प्लस माइनस बी बोले तो माइनस बी यानी कि माइनस तो रहेगा ही, बी आपका माइनस है तो क्या हो जाएगा -3 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर साथ में कितना आई। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा जेड इनवर्स तुम्हें 4 अपॉन 16 प्लस 9 प्लस 3 अपॉन 16 प्लस 9 आई। फाइनली आंसर बोलेंगे तो मिल जाएगा 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 आई। ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आप लोग ट्राई करेंगे, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, आप उसको पूछ लें। ठीक है, इसके बाद अगली एक्सरसाइज हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, इतना कर लो, काफ़ी है आज के लिए।